हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। बच्चों जेईई एडवांस 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले, डिस्कस नहीं एक्चुअली सॉल्व करने वाले। और मैं पेपर 2 पहले डिस्कस करूंगा जो मोस्ट डिफिकल्ट माना गया, फिजिक्स में मोस्ट डिफिकल्ट माना गया। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली बहुत लेंथी थी तो उसकी वजह से डिफिकल्ट बन गया, लेकिन प्रॉब्लम इन फिजिक्स वो डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई बच्चा 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था? बिल्कुल मैंने वैसे ही सॉल्व किया, ट्रस्ट में मैंने वैसे ही सॉल्व किया कि 1 घंटा मैंने दिया और मैं अगर एग्जाम दे रहा होता राइट एज ए स्टूडेंट तो मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता इन रियलिटी, खुद को भी चेक करने के लिए। मैं बिल्कुल पूरा क्लियर आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ के देख के तुरंत छोड़ दिया, कौन सा क्वेश्चन पे मैंने अटैक करा, किसको मेरे को ज्यादा समय लगा, किसको तुरंत हमने सॉल्व कर लिया और कितने मार्क्स अल्टीमेटली एक बच्चा, मैं बहुत टॉपर बच्चे की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा और मैं हमेशा बात करता हूं मैं उस बच्चे की जो आईआईटी में एंट्री करना चाहता है तो उसकी कट ऑफ इसमें वो क्लियर कर सकता था कि नहीं कर सकता। इवन ये पेपर डिफिकल्ट है फिर भी तो जो नॉन मेडिकल के बच्चे हो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं वो भी देखेंगे क्योंकि तुम्हारे नीट में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे कि मेरा डिफिकल्ट था कि ये डिफिकल्ट था। मतलब हर पेपर में मेरा मानना ही है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं अगर अच्छे से ध्यान से काम होके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपको रियल फील आ जाएगा कि हाँ सर जो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे, ऐसे नहीं कि मैंने भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, नहीं भाई मैंने बिल्कुल वैसे ही सोचा कि यार मैं भी टीचर हूं, चलो ठीक है अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस है ना, मैं क्या करता, मैं कैसे करता अप्रोच। ठीक है, तो जब मैंने पेपर दिया था तो ऑब्वियसली यार उस जमाने में क्या होता था कि भाई उस जमाने में उतनी ज्यादा कोचिंगों में बच्चे नहीं जाते थे। ठीक है, वो सेल्फ में ही पढ़ाई करके या थोड़ी सी उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते थे कि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मतलब अपने 12th लेवल तक की जितनी पढ़ाई होती थी उसके अकॉर्डिंग होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं #1 क्वेश्चन, ये तो सबने किया होगा यानी +3 मार्क्स में मान के चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पूरे साल भर मेहनत की थी और उसने क्वेश्चन किए थे, इवन आप नीट वालों आप देखो आपके एग्जाम में भी डायमेंशन को क्वेश्चन जरूर आता है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। मेरे को लगता है वो इससे बेटर था, है ना, उसमें वो बेटर था। लेकिन ये क्वेश्चन आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे। इसमें जेड एक क्वांटिटी दे रखी है जो s² सिग्मा बाई के इक्वल है और हर बच्चा इसको कर सकता है, आप भी ट्राई करना। एस क्या है बच्चों, यहाँ पे एस उसने बोला ईएमएफ है, यहाँ पे एस है ईएमएफ और पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जरूर ध्यान रखना पर यूनिट। और ईएमएफ वोल्टेज होता है वी वाई टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन निकालनी थी आपने, कुछ नहीं करना है। वी इज द वोल्टेज और वोल्टेज को आप वर्क अपॉन 4 से निकाल लेते। ये मैं पूरा नहीं, मैं बस बता रहा हूं, हर बच्चा इसको कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एस की डायमेंशन निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। सिग्मा क्या है भाई, कंडक्टिविटी और वो 1/रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर से निकाल लो, रो एल बाई ए से, तो बच्चों ये आ जाएगा आर ए बाई एल। एल ऊपर जाएगा, यहां से इसकी डायमेंशन निकाल के यहां पुट कर देंगे डायरेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा देखना है जो क्वांटिटी दे रखी है उनके डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते थे। ठीक है भाई, और के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हर बच्चा बहुत बार प्रैक्टिस करता है। यूजिंग द फॉर्मूला, जो हीट का रेट होता है वो होता है के ए डेल्टा टी, ठीक है, बाई एल। तो ये के थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, और जो दूसरे वाला के आएगा टेम्परेचर वाला केल्विन वाला होगा। ठीक है, तो यहां से निकाल लेना इसकी के की वैल्यू और यहां से जब के की वैल्यू निकाल लोगे तो सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दोगे इस फॉर्मूले, तो आपका डायमेंशन आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, हर बच्चा इसको कर सकता था। बच्चों डायमेंशन इसमें m0 l0 t0 k-1 आएगी, सॉल्व कर लेना और हर बच्चा कर लेना, जो नीट वाले हैं वो भी कर लेना। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन था इस वाले से तो बेटर था। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ट्रस्ट में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, देखा, मेरे को लगा नहीं ये मेरे को फंसाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट करेगा और ये क्वेश्चन मेरे को देखने में ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि खतरनाक सा है, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया। भाई एज ए स्टूडेंट मैं आपको बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, घर पे बैठ के करूंगा तो बहुत समय भी लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मैंने छोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये बच्चा कर सकता था, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यू, देखो मैंने बोला था ना, मैंने पीवाईक्यू की डिस्कशन करी थी, वहां से रिलेटेड बहुत 2 3 4 क्वेश्चन तो हर पेपर में मिल ही गए हैं। पेपर 2 में मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन 3 में हालांकि एसएसएम में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एसएसएम का ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में 1-2 बार आ चुका है इससे रिलेट करके। तो डायग्राम देख लो आप, ठीक है, डायग्राम दे रखा है आपको कि भाई एक स्प्रिंग है, देख लो, एक स्प्रिंग नहीं 2 स्प्रिंग है, एक रॉड है और रॉड का अब की बार एंड वाले पॉइंट के अबाउट वो पेंड, ठीक है, इसके अबाउट वो ऑसिलेट कर सकती है। तो ये वाला सिचुएशन है और ये पीवाईक्यू में ये वाले सिचुएशन पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है।
ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेंगे। एक स्प्रिंग इस वाले एंड पे कनेक्टेड है भाई लोग, और एक स्प्रिंग बिल्कुल मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो आपको पता है अगर हम इसको ओरिजिनल जो पोजीशन है इसकी है ना ओ पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये आइसोलेट करेगी। एक रॉड है जिसका मास m है, टोटल लेंथ l है। आपको पता है ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, यहां से यहां तक ये भी दे रखी है, हाफ हाफ दे रखी है क्योंकि मिड पॉइंट पे है। तो हमें पता है जब ये ऑसिलेट करेगा, जरा सा भी आप इसको डिस्टर्ब करोगे यहां से तो ऐसे 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 करने लगेगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फिर दूसरा भी डायग्राम आपको दे रखा है, दूसरे डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख लो, दोनों के दोनों स्प्रिंग एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड, मिड पॉइंट पे। ठीक है, वो घना ही आसान हो गया इस तरीके से। अगर मैं डायग्राम यहाँ पे देख लूं तो उसको तो आप बच्चों डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये एक रॉड है, इसी के अबाउट ये घूमेगी और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक स्प्रिंग यहाँ पे है, मिड पॉइंट पे एक स्प्रिंग। इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इतना होगा, तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो देख के डरना नहीं है, जिस बच्चे ने आईआईटी के पीवाईक्यू किए होंगे तो उसको उड़ा देगा और उसको खुशी होगी इसको देखते ही। ठीक है, अप्रोच बता देता हूं जल्दी से। वैसे तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो या टॉर्क मेथड से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे आप थोड़ा सा भी इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करोगे ना अपनी इस ओरिजिनल मीन पोजीशन से, देखो ऐसे, तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेट्स सी ऐसे, तो ये वाला स्प्रिंग इधर को कंप्रेस हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो, और ये वाला इधर को एक्सटेंड हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x2, और एंगल कितना डिस्प्लेस होगा, थीटा। तो टॉर्क लगेगा जो वापस लेके आएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद नेगेटिव साइन। वो तो हमें पता ही है ना भाई। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ। बच्चों अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी याद ना हो, लेट्स से आपको नहीं याद है, तो t इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, और चूंकि यार रोटेशन हो रहा है तो यहां पे लिखते थे आप थीटा बाई अल्फा, ये लिखते थे आप थीटा बाई अल्फा लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, 1 होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो 1/t लिख लेना ना भाई। ठीक है, और 1/t लिखोगे तो कितना आएगा, 2 पाई और अंडर रूट में थीटा बाई अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बाई अल्फा निकालना है यहाँ पे दोनों जगह पे। ठीक है, अब इसमें टॉर्क निकालेंगे। देखो अगर ये कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग इस साइड में, तो इस पे फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस साइड में, इसका स्प्रिंग फोर्स। अगर ये एक्सटेंड हो रहा है इधर तो इसका भी स्प्रिंग फोर्स जाएगा इधर, तो दिस इज F2। ये F1 मान लो, ठीक है, ये पहले वाला स्प्रिंग मान लो और ये दूसरे वाला स्प्रिंग मान लो। ठीक है, तो दोनों के फोर्स इधर लग रहे हैं। अब फोर्स यहां अगर इधर लग रहे हैं, इस पॉइंट के बाद घूमना है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क दोनों एक डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। तो नेट टॉर्क कितना आएगा, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का। पहले वाले का टॉर्क क्या होगा, उसका फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक L होगी। दूसरे वाले का टॉर्क क्या होगा, इस वाले का, इसका फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी। यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखी है बच्चों L/2, तो दिस इज L/2। इतना तो आप समझ जाएंगे। और जो नेट टॉर्क आएगा, टॉर्क है क्या, स्प्रिंग फोर्स ने दिया तो माइनस के पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट इनटू उसकी लेंथ, दूसरे वाले का माइनस के x2 डिस्प्लेसमेंट इनटू उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है भाई, नेट टॉर्क यहां पे आ जाएगा माइनस के x1 माइनस के L इनटू x1। कैसे निकालोगे, देखो ये देख लो आप, यहीं से स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, तो ये आप स्मॉल एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी एंगल r x2 बाई L/2 बन जाएगा। और सेम एंगल रहेगा किसके लिए, x1 के लिए, तो x1 बाई, तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी L। तो x1 देख लो भाई आपके पास आ रहा है यहाँ पे थीटा इंटू L, और माइनस के x2 आ रहा है भाई यहाँ पे थीटा इंटू 2/L। नहीं, थीटा इंटू हमें तो x की वैल्यू चाहिए L/2, और इंटू L/2 पहले से ही है। ठीक है, तो टाउ गाइज आपके पास यहां पे बन रहा है 2 to 4 and 5 minus 5/4 k L square into theta। आई थिंक ये बन रहा है कि नहीं, ये टाउ आ गया। ठीक है, और यहां पे टाउ को आप आई अल्फा लिखेंगे क्योंकि रोटेशन हो रहा है भाई, तो -5/4 k L स्क्वायर इंटू थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन है तो आसान ही ना, बच्चा कर सकता था आराम से, क्योंकि एग्जाम में वहां पे टाइम की कोई टेंशन ही नहीं है, बस क्वेश्चन करके आओ आप यार। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लेंगे जो कि एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, दैट इज mL/3 आपने लिखना था इंटू अल्फा, -5/4 k L स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चों। तो देख सकते हो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड बाकी सब कॉन्स्टेंट है। अल्फा यहाँ पे अल्फा बाई थीटा का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखो 5/4 आ रहा है, और m नीचे जाएगा, k ऊपर रहेगा, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, हमें अल्फा बाई थीटा चाहिए ना फ्रीक्वेंसी के लिए, अल्फा बाई थीटा का रेशियो, तो इतना आ रहा है भाई, बिल्कुल। एंड सिमिलरली गाइज अगर आप दूसरे के लिए निकालेंगे, देखो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो दोनों का सेम ही है, तभी तो मैंने सेम ही लिया है। ठीक है, ओके, सो ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसकी भी निकालनी है, और ये तो यहीं पे कनेक्टेड है। अगर इसको भी निकालोगे तो देखो, इसके लिए अगर ये इधर शिफ्ट करेगा, मैं इधर को शिफ्ट करूंगा तो यहां पे जाएगा, ये जितना एक्सटेंड करेगा ये वाला उतना ही ये कंप्रेस करेगा। दोनों का एक्स क्या रहने वाला, सेम ही रहना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे थीटा दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम, और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, L/2 ही रहेगी। तो मैंने क्या करना है, टॉर्क जब मैं लिखूंगा τ1 प्लस τ2, ठीक है, तो पहले का लिखूंगा टाउ F1 यानी -kx
और L/2 माइनस के एक्स L/2 सबका सेम है, x भी सेम है, तो x कितना आएगा माइनस के, ठीक है, 2 टाइम लिख देता हूं मैं इसको भाई, ठीक है, 2 टाइम लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस में के L/2 इंटू एक्स कितना रहेगा इसका x थीटा इंटू L/2 यानी थीटा इंटू L/2, ठीक है, थीटा इंटू L/2, सॉरी दिस इज थीटा इंटू L/2, तो एक 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच जाएगा -2kl² इंटू थीटा, ये बन गया इसका टॉर्क। और टॉर्क को आई अल्फा लिखोगे, आई तो सेम ही रहेगा, आई तो भाई एंड के अबाउट देखो यहाँ पे और यहाँ पे आई तो सेम ही रहेगा, तो आई अल्फा तो -2kl इंटू थीटा, और आई को लिखेंगे आप ml²/3 एंड दिस इज -2kl² थीटा, तो l² आपका कैंसिल हो जाएगा भाई लोग। तो यहां से अल्फा बाई थीटा का जो रेशियो आएगा सेकंड कंडीशन में वो आ जाएगा, आप देख सकते हो 2k, यानी 2k/m, और 3 ऊपर जाएगा, हाँ 3 ऊपर जा रहा है, 2k, कहीं पे मैंने क्या गलती की है, ओहो यार 2 आएगा, नॉट यहाँ पे बाई 2 आएगा, ठीक है भाई, बाई 2 आएगा यहाँ पे, बाई 2, ठीक है, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, समझ गए आप, 3k/2 है माना चाहिए, बस फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालो देखो दोनों का, तो f1/f2 आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके रूट के अल्फा बाई थीटा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अंडर रूट में पहले वाले का अल्फा बाई थीटा कितना आया 5/4, तो 5/4k/m आया, 5/4 आया क्या, 3 भी तो था यार, 15 है, सॉरी गाइस 15 है ये, ठीक है 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3k/2m, तो m के कैंसिल, हाँ कैंसिल, और अंडर रूट में बचेगा आपका 15/4 इंटू 2/3, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 5/2, 5/2 इज द योर मोस्ट करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन सी। तो मेरे ख्याल से ये हर बच्चा कर लेता, ठीक है, इसमें भाई डिफरेंट टेक्निक होती है, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मारेंगे तो पैरेलल में स्प्रिंग डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं भाई, k1 + k2 करके, तब भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनाया जा सकता था, बट यहां से हमने एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू इसको देख लिया, तो नो प्रॉब्लम, यहां से हमने देख लिया, तो यहां पे भी हमारा 3 मार्क्स एकदम पक्का है, ठीक है, मैं वो केस लेके चल रहा हूं, समय की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने सेलेक्ट करने अपने क्वेश्चन विद इन टाइम 60 मिनट जो मेरे को दिए गए हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है भाई। अब ये तो था सेक्शन 1, सेक्शन 2 में आपके 4 क्वेश्चन है जिसमें पार्शियल मार्किंग है भाई, इसमें थोड़ा ये होता है कि अगर कोई भी एक ऑप्शन आपका गलत हो गया तो -2 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो देखते हैं इसको कैसे क्रैक कर सकते थे और इसमें कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मेरे को लगता है पार्शियल मार्किंग वाले को तो बच्चा जरूर करना चाहिए आराम से प्यार से, अगर 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं तो मार्क्स मिलते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है भाई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे को लगता है ये भी डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, आसानी क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाएगा, तो देखते हैं इसमें क्या है और कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वो सारी चीजें। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो उनमें देख के फील आ जाता है, मतलब क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं, तो वैसे ही हुआ और वैसे ही देखो, उसने बोले एक पॉइंट चार्ज है विच इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूट्रल। देखो भाई एक स्फीयर है आपके पास, है ना, एक स्फीयर है, न्यूट्रल है, और इसकी रेडियस दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, और एक पॉइंट चार्ज है जो 20 सेंटीमीटर रखा है इसके सेंटर से कहीं दूर, सेंटर से मेजरमेंट करना है, यहां पे कहीं रखा है, ठीक है, यहां पे एक चार्ज रखा है दैट इज 10⁻⁸ कूलम, बिल्कुल, और ये जो डिस्टेंस है इसकी यहां से यहां तक सेंटर से ली है उसने 20 सेंटीमीटर, ये भी सही है, और इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है भाई, स्फीयर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखना। द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड, नो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, दिस स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड, मतलब आफ्टर सम टाइम क्या किया गया कि इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज आएगा या पोटेंशियल की वजह से इस पे जो चार्ज बनेगा फिर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो अर्थिंग वाला केस आ गया ना, तो अर्थिंग वाला आ गया, चलो पहले पढ़ लेते हैं। द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड, फिर उसके बाद अर्थिंग करने के बाद उसको हटा दिया गया, सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे ही इसको हटाया गया वैसे ही चार्ज को दूर भी लेके गया 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दूर लेके जाओगे तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा सर ठीक है, ओके, सो टेकिंग दिस और वैल्यूज दे रखिए। सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाओ, अब आप मतलब ये मान लो कि बिफोर ग्राउंडिंग देख लो बस कि भाई एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल है, बिफोर ग्राउंडिंग मानो बस न्यूट्रल है, इस पे अपना खुद का चार्ज नहीं है, स्फीयर का चार्ज 0 है, ध्यान से समझना, बहुत अमेजिंग, अरे बहुत प्यारा, इस पे आराम से मार्क्स बनाओगे आप। और इसके सेंटर से दूर एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज रखा है, बढ़िया। तो पहला जो ऑप्शन है उसको कैसे क्रैक करना है, बिफोर ग्राउंडिंग से पहले, बिफोर ग्राउंडिंग बोल दिया उसने पहले, ग्राउंडिंग से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ स्फीयर का। देखो भाई स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, एक तो उसका खुद का होगा, स्फीयर का खुद का होगा एक तो, है ना,
प्लस, है ना, ये है बिफोर ग्राउंडिंग, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल उसके आसपास जो चार्ज है उसकी वजह से भी तो बनेगा ना भाई। और देखो स्फीयर का नेट पोटेंशियल निकालने के लिए कितना होगा, स्फीयर का खुद का, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इनिशियली ग्राउंडिंग से पहले की बात कर रहे हैं तो जीरो है, तो पॉइंट की वजह से बचा। और देखो चूंकि ये चार्ज इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी वजह से इसके पॉइंट पर सेंटर में निकाल लो ना भाई, है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पे निकाल लो, तो इसके सेंटर पे यानी पॉइंट की वजह से बस डिस्टेंस चाहिए पॉइंट चार्ज के लिए आपको k q बाई r। तो जो इनिशियली आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू पुट कर दो। चार्ज कितना है भाई 10⁻⁸ पॉइंट चार्ज, और इस चार्ज से इसका सेंटर कितना दूर है 20 इंटू 10⁻²। आप बोलोगे सर सेंटर पे क्यों निकाल रहे हो, यहाँ पे क्यों, क्योंकि सेंटर पे जब आप निकालोगे तो पूरे सेंटर से लेके उसके सरफेस तक तो कांस्टेंट ही रहता है ना पोटेंशियल, जो सेंटर पे होगा पूरे स्फीयर पे होगा, समझ गए। तो भाई सॉल्व कर लेंगे तो vs आ जाएगा बच्चों, देखो -2 है यहाँ पे, ठीक है, ये 9 है, ये -2 है, तो ये 20 है, तो 9 ऊपर 10 बचेगा और नीचे 20 है इंटू 10⁻² है, ये कैंसिल हो गया। तो भाई लोग ये 100 हो जाएगा ऊपर जाके, तो 450 आ रहा है, 450 वोल्ट होगा इनिशियल बिफोर ग्राउंडिंग, 450 वोल्ट दिख रहा है क्योंकि खुद में ये न्यूट्रल था। अदरवाइज अगर इसका भी होता कुछ पहले से ही चार्ज तो वो भी ऐड कर दो उसका पोटेंशियल भी, लेकिन यहाँ पे 450 एंड दैट इज द करेक्ट वन, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अमेजिंग ना, बिल्कुल सर अमेजिंग है, अमेजिंग है भाई, ध्यान से देखना, अमेजिंग, मजा आएगा आपको। अब आते हैं चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। ओ, अगर इसको हम ग्राउंड कर दें तो भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, एक चीज बता दूं मैं आपको, देखो भाई चूंकि इस पे इनिशियली चार्ज है नहीं है, ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दोबारा से जब आप पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से और शिफ्ट करूं, यहां पे कितनी दूर अवे शिफ्ट करूं 10 सेंटीमीटर, तो ये चार्ज अब यहां रखा होगा, ये जो चार्ज है अभी वो यहां रखा है, और जब वो यहां पे रखा है तो साइमल्टेनियसली बोला है उसने द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड और द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड, तो उसको ग्राउंड कर दिया गया होगा और इसको शिफ्ट कर दिया गया होगा। तो जब उसको ग्राउंड किया गया होगा, ग्राउंडेड, इसका मतलब आप ये बात को समझना पड़ेगा, इसको ग्राउंडेड करने का मतलब इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने का मतलब इस पे जो भी नेट पोटेंशियल होगा स्फीयर पे जो भी नेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर इसको हमने क्या किया, इस चार्ज को शिफ्ट किया और इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया, मतलब इसको शिफ्ट करने की वजह से डिस्टेंस चेंज हो गई, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा वो चेंज होगा। और इनिशियल पोटेंशियल बिफोर ग्राउंडिंग कितना था 450 था भाई, तो अब डिस्टेंस इसका पोटेंशियल चेंज हो गया, इनिशियल पोटेंशियल इस पे इतना था और ग्राउंडिंग जब किया होगा तो नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाएगा इसकी हेल्प से कि इस पे खुद का चार्ज कितना आया होगा, खुद का चार्ज कितना हुआ होगा इसकी शिफ्टिंग की वजह से, ये सब समझना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके गाइस, बी ऑप्शन जो आपको इसमें दिख रहा है ना, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग, जो उससे ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा उस पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि उसने बोला द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड, ठीक है। इसको ग्राउंडेड करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए और ग्राउंडेड करने के बाद इस पे चार्ज मेजर किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है सी ऑप्शन को, अगर ध्यान से देखेंगे, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड, जैसे ग्राउंडिंग को आप हटा दोगे तो मेरे को पता है भाई इस पे ग्राउंड करने के दौरान, ठीक है, नेट पोटेंशियल जो होगा, इसको ग्राउंड क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए इसका 0। रेडियस कितनी है इसके, सपोज पर इस पे चार्ज मेजर किया गया तो कुछ चार्ज हो गया इस पे QS, पहले न्यूट्रल था ना, अब हमने मान लिया कि QS चार्ज इस पे हो गया होगा, ठीक है। और इनिशियली बिफोर ग्राउंडिंग कितना पोटेंशियल था, तो नेट पोटेंशियल उसकी वजह से निकाल लो, तो 450 इनिशियल था भाई, और अभी कितना आ गया होगा KQS बाई उसकी रेडियस इक्वल टू 0। भाई हमें ये निकालना है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि उसने बोला है कि जब उसको ग्राउंडेड किया गया तो उस पर चार्ज मेजर किया गया, और फिर जब ग्राउंडिंग को हटाया गया और ये जो पॉइंट चार्ज है उसको दूर लेके जाया गया, तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप जाओगे, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो ग्राउंडिंग हटाने के बाद जो उस पे चार्ज उससे पहले आया था जब ग्राउंडिंग की थी तो कितना था, तो ये इतना था, ये निकाल लो यहां से आप। तो 450 इक्वल टू -9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QS ओवर 10 इंटू 10⁻², यही होगा ना भाई, QS आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, दैट इज -1, तो 9, यह आएगा 5, तो 50 आएगा, 10⁻1 यहाँ पे आएगा और -10⁻9 आएगा इंटू QS आएगा भाई, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो गया, तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे -5 इंटू 10⁻⁹ इतना कूलम चार्ज उस पे आएगा। स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो इतना चार्ज होगा। आफ्टर द ग्राउंडिंग रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इतना है, नेगेटिव इतना चार्ज है स्फीयर पे ग्राउंडिंग हटाने के बाद। अब यार एक चीज बताओ आप, अगर बी ऑप्शन में आप आओगे, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड,
उसको मेजर किया गया 5 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऑब्वियसली है कि इस पे माइनस चार्ज अगर है, इस पे है ना, इस पे अगर माइनस चार्ज है तो ग्राउंड में जब उसको चार्ज फ्लो फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड को अगर कोई चार्ज फ्लो करेगा तो भाई ऑब्वियसली इसका जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड ही होगा, यानी यहां पे जो चार्ज फ्लो करेगा ना भाई वो मैग्नीट्यूड होगा, यानी +5 × 10⁻⁹ कूलम ही होगा। ठीक है, यही होगा, है ना, यही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंडेड से पहले वो न्यूट्रल ही तो था, नेट चार्ज ओवरऑल 0 ही तो था, तो अगर इस पे माइनस है तो ये प्लस ही होगा। बहुत आराम से ध्यान से समझना है, क्योंकि एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो -2 जाने वाले हैं यहाँ पे, और एक एक सही होगा तो 1-1 मार्क्स करेंगे, सारे सही है तो 4 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे थे जो एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई लास्ट ऑप्शन देखो, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल कितना है, इस पे फाइनल की बात कर रहा है। फाइनल मतलब ये ग्राउंडिंग ये हटा के और इसको दूर लेके गए और ये चार्ज यहां पे रखा है, अब इस पे खुद का भी है, इस पे खुद का भी है। तो अगर मैं फाइनल की बात करूंगा तो फाइनल क्या होगा, फाइनल खुद का है 450 प्लस, अब फाइनल इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू ओवर डिस्टेंस चेंज हो गई, डिस्टेंस चेंज हो गई। नो 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 नो, फाइनल की मतलब द फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज दिस। फाइनल कितना होगा, फाइनल का मतलब ग्राउंडिंग वगैरह हटाई, उस पर चार्ज मेजर किया गया। ठीक है, आफ्टर द चार्ज, अच्छा उस पर चार्ज आ गया, ये नहीं लेंगे, फिर हम लेंगे KQS/R, यही लेंगे भाई हम। ठीक है, तो अगर ये लेंगे तो 9 × 10⁻, ये कितना आया था भाई, 9 आएगा, और ये माइनस आया भाई, है ना, माइनस आया, आप देख लो यहाँ पे -9, और रेडियस है 10 × 10⁻², और ये भी आप निकाल लोगे +9 × 10⁻9, और क्यू दे रखा है 10⁻8, और R 30 हो जाएगी, तो 30 × 10⁻²। भाई ये आना चाहिए, देख लो भाई, ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी द करेक्ट वन। तो क्या होना चाहिए भाई, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 9 4, ठीक है, 45 आ रहा है, और 45 आ रहा है ना भाई, ये -1 बचेगा, तो -450 आ रहा है मेरे ख्याल से, प्लस यहाँ पे देख लो भाई, ये 1 बचेगा, 3 हो जाएगा, एक जीरो भी, यहाँ पे एक -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा और 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 300 बच रहा है, तो -150 वोल्ट होना चाहिए भाई। तो मेरे ख्याल से लास्ट वाले में उसने 300 वोल्ट बोला यार, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, तो मे बी यहाँ -150 होना चाहिए, है ना। आप देख लो भाई, इसमें अगर ये गलत हुआ तो 2 नंबर तुरंत चले जाएंगे, लेकिन माइनस, अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल का मतलब इस पे अपना भी खुद का हो जाएगा, और जो चार्ज शिफ्ट किया था उसकी, तो इतना होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए। बाकी A B C तो बिल्कुल करेक्ट है, और D में 300 दे रखा है, हमारा -150 आ रहा है। तो देखते हैं जब फाइनल की आएगी उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर उड़ गए तो 2 ही नंबर मिलेंगे, अगर नहीं उड़े तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, बस ये ध्यान देना होता है। लेकिन हम अभी भी नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर एक ऑप्शन गलत हो भी गया तो भाई 4 में से 2 तो बचे ही रहेंगे आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें भी सारे ऑप्शन हम करेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए थी। सो लेट्स सी, ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चों को खुशी हो जानी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं सही कर सकता हूं। तो लेट्स सी व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये बढ़िया अरेंजमेंट बना के उसने तैयार किया है, और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट ही है। देखो, 6 आइडेंटिकल इनफाइनाइट लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग सेट्स हैं। 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही फिर और 6 सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में, पहले यहां देख लेते हैं। इस पे प्लस सिग्मा नोट है, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा नोट है, और इस पे प्लस सिग्मा नोट है, और इस पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या किया मैंने, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, फिर प्लस सिग्मा, ये क्या किया भाई, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा होना चाहिए था यहाँ, प्लस सिग्मा, और इस वाले पे होना चाहिए माइनस सिग्मा, और फिर इस पे होना चाहिए प्लस सिग्मा, और अल्टरनेट में ही है भाई। ठीक है, तो पहला कन्फिगरेशन देख लो, तो पहले वाले को ही देख लेते हैं। दोनों 2 प्लेट के बीच में 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस है, सिग्मा नोट की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ध्यान दो, ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी थिन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा यहाँ पे, थिन वाला। ठीक है, याद आया। इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फोर्थ रीजन क्या है, ये 1 है, 2 है, 3, ये है फोर्थ, और ये फिफ्थ। देखो भाई, यहां पे बोल रहा है, यहां पे इन सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या ये सही है, ये पूछ रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे ना, ये पहली है भाई, ये पहली, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, दैट इज 5 एंड दैट
दैट इज 6। तो देखो भाई आप सबको पता है, डायरेक्शन देख लो उसके बाद ऐड कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट कहाँ है ना, सिग्मा पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है तो इधर जाएगा E1 इधर जा रहा है, और कितना जाएगा भाई, इसका हाफ होता है, आप सबको पता है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मान लू A, तो E1 कितना आ रहा है भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर आप देखें ये वाला क्या कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल हो गया ना भाई, ये प्लस वाला क्या करेगा इसको फिर से इधर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्या कर लेगा अट्रैक्ट, तो अभी तक तो जीरो ही आ रहा है भाई, अभी तक तो जीरो है, देखो दो इधर है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके राइट वाली बची, ये प्लस वाला क्या करेगा इधर जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस वाला क्या करेगा, ये भी इधर जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल करेक्ट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसमें नेट फील्ड यहाँ फोर्थ रीजन में कितना होगा, 0, क्योंकि फील्ड सिग्मा पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं करता शीट का, ऑब्वियसली थिन शीट है, नॉन कंडक्टिंग ऑब्वियसली, तो ये वाला करेक्ट हो गया। तो एक नंबर तो पक्का हो गया ना आपका, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो क्लियर है ना, तो ऐड ही हो रहा है ना भाई, डिक्रीज तो नहीं कर रहा ना, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। बी में देख लेते हैं, रीजन 3 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस पे दिया है प्लस सिग्मा बाई 2 सिग्मा नॉट बाई 2, ठीक है, और इस पे कितना दिया है माइनस सिग्मा नॉट, इस पे कितना दिया है प्लस सिग्मा नॉट, इस पे कितना दिया है माइनस सिग्मा नॉट, दैट इज प्लस सिग्मा नॉट, एंड दिस इज माइनस सिग्मा नॉट बाई 2, ठीक है भाई। थर्ड रीजन भाई यहाँ पे है, देख लो आप, थर्ड रीजन ये रहा है ना, यहाँ पे निकालना है नेट फील्ड कितना होगा। देखो भाई पहले इसकी लेफ्ट और राइट देख लो, तो ये वाली क्या करेगी इधर लेके जाएगी, ठीक है, ये वाली क्या करेगी और कितना देगी, ये सिग्मा बाई 2 है ऑलरेडी, तो उसका और हाफ हो जाएगा, है ना, ये तो समझ जाएंगे ना आप सिंगल प्लेट की वजह से, तो सिग्मा नॉट है ना बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा भाई इसका, और ये वाला क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये तो सिग्मा नॉट है तो उसका हाफ ही होगा, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्या करेगा रिपेल करेगा, इसके इधर आएगा भाई, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब ये वाली जो इधर है, ये माइनस वाली क्या करेगी इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये वाली क्या करेगी रिपेल करेगी, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये वाली फिर से इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका भी हाफ होता है ना, ठीक है। अब देखो भाई कितने अपोजिट हैं, देखो ये वाला 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये पूरा का पूरा कैंसिल, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट एक इधर बचा, और एक इधर 4 है, और इधर 2 4 है, देखो ये वाला प्लस ये एक ही डायरेक्शन में है, और ये भी एक ही डायरेक्शन में। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन है तो कितना है, ये तो कैंसिल हो रहा है भाई, है ना, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल हो गए, तो इधर 2 बचे, तो थर्ड वाली पे जो बच रहा है वो 4 4 यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, तो लेट्स चेक इट आउट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है ना, तो इसने बोला है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये तो नहीं होगा यार, ये तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये करेक्ट होना चाहिए, मतलब जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दिया, अगर वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता दैट इज द करेक्ट वन, तो ये करेक्ट नहीं है, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब वो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1, यानी जो पहली वाली है और जो लास्ट वाली है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट यानी सिक्स्थ के बीच में कैसे निकालोगे, 1 और 6 के बीच में जो नेट पोटेंशियल होगा भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, टोटल निकालेंगे ना भाई, स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आपको पोटेंशियल निकालने के लिए यहां पे E इक्वल टू V बाई डी यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो V इक्वल टू यहां से आ जाएगा V इक्वल टू डी ई डी, तो यहां से यहां तक इसके इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच देखो, इस पे प्लस इस पे माइनस, हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन दोनों का हाफ हाफ होगा ऐड होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैपेसिटर वाला केस बन गया ना भाई। और इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है बच्चों वो दे रखी है D1 माइक्रो दे रखी है ना, 1 माइक्रो में दे रखी है आई थिंक डिस्टेंस, यस 1 माइक्रोमीटर है, तो अगर मैं यहां से V1 निकालू तो E आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और D आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आ रहा है। और देखो भाई सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको, सिग्मा की 9 इंटू 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये पूरा कैंसिल, ये 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये 1 वोल्ट आएगा भाई, है ना, इसका जो V1 आएगा वो 1 वोल्ट आ रहा है 1। अब देखो 2 पे ये माइनस ये प्लस, ठीक है भाई, ये भी 1 ही आना चाहिए, माइनस वाली अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, और प्लस वाली रिपेल, तो ये भी 1 ही आना चाहिए, ये भी 1 आ गया। अब भाई आप 3 पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, तो ये भी 1 ही आ रही है भाई, प्लस 1 ही आ रही है, ठीक है, ये भी 1 ही आ रही है, और यहाँ पे ये भी 1 आएगी क्योंकि इस पे माइनस प्लस है, और ये भी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट आ रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं ना भाई। ओहो हो, माय मिस्टेक गाइस। क्या किया उसने, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट की बात कर रहा है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट में बात कर रहा है, फर्स्ट में एक मिनट फर्स्ट में बात कर रहा है। तो ओहो हो, फर्स्ट में बात कर रहा है ना भाई। ओहो, एक एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इन दोनों की वजह से तो निकाल लिया, लेकिन सबकी वजह से निकालना पड़ेगा, सबकी वजह से निकालना पड़ेगा। यस, ये सबसे पहले गलती होगी। देखो, ये सबसे पहले गलती हो जाएगी। और उसमें 5 वोल्ट दे भी रखा है, इसमें 5 वोल्ट दे भी रखा है, तो मतलब यहाँ पे हम -2 में जा सकते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर सर यहाँ पे मैं नेट, देखो फोर्थ पॉइंट पे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, 0, तो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल भी 0 होगा, तो फोर्थ वाले का तो पोटेंशियल भी 0 होगा, फोर्थ वाले का तो पोटेंशियल भी 0 होगा यार। क्या बात कर रहे हो सर, यस, फोर्थ वाले का तो पोटेंशियल भी 0 होगा। तो अब आपको बहुत ध्यान से स्मार्टली काम करना ही पड़ेगा बॉस। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? तो देखो यहां पे सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाले पे अगर मैं देखूंगा, इसका फील्ड और इसका फील्ड इधर आया, इसका फील्ड और इसका फील्ड, ये भी इधर ही जाएगा क्या, ये भी इधर ही जाएगा। अगर ये वाला देखेगा तो रिपेल कर देगा, ये वाला अट्रैक्ट कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और इसका फील्ड इधर जाएगा और इस वाले का इधर, तो भाई केवल इन दोनों का बचेगा। यहां 1 वोल्ट होगा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। 2 पे देखो, 2 पे इसकी वजह से तो इधर ही जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर, अभी तक कैंसिल हो रहे हैं। इसकी वजह से भाई इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो E2 पे भी 0 आ रहा है, E2 पे 0 आ रहा है, तो पोटेंशियल भी 0 होगा भाई, पोटेंशियल भी 2 पे 0 होगा। तो यहाँ पे इसको अब हम नहीं ले सकते, देखा है ना, देखा इसलिए मिस्टेक किसको कहते हैं। तो V1 और 6 के बीच में पहले पे 1 है, दूसरे पे 0 है, तीसरे पे देखो और चौथे पे भी 0 है, तो तीसरे को छोड़ के प्लस, चौथे पे 0 है, प्लस पांचवा छठा देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम थर्ड पे देखेंगे भाई, थर्ड पे क्या होगा। थर्ड पे 3 इधर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, देख लो माइनस, तो पहले वाले का इधर जाएगा, दूसरे वाले का इधर। ठीक है, ठीक है, कूल है। अब इस वाले का, थर्ड वाले का इसका इधर जाएगा और फोर्थ वाले का इधर, अभी तक कैंसिल हो रहा है। इस वाले का देखो इधर जाएगा और इस वाले का देखो इधर जाएगा। तो भाई यार थर्ड पे भी तो 0 ही हो रहा है एक तरीके से, थर्ड पे भी तो 0 ही हो रहा है। थर्ड पे अगर मैं निकाल रहा हूं तो 3 इधर है, 3 इधर है। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, थर्ड वाले पे इसकी वजह से किधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर जाएगा। ठीक है, और जो इसके बिल्कुल पास रखा हुआ है उसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर जाएगा, और ये इधर करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। भाई ये भी तो 0 ही आ रहा है यार, ये भी तो मेरे ख्याल से 0 ही आ रहा है यार। और फोर्थ पे पहले से ही 0 था। अभी तक कितने हुए, कितने हुए भाई, फिफ्थ, फोर्थ पे हो गया, फिफ्थ पे बचा है यार। क्या गलती है भाई, फिफ्थ पे बचा है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं बनेगा। तो 5 वोल्ट दे रखा है तो करेक्ट तो नहीं बन रहा है इसका मतलब, राइट। अगर मैं यहां पे निकालूंगा ना इसकी नेगेटिव की वजह से, तो ये अट्रैक्ट कर लेगी और ये रिपेल कर देगी, तो ये तो पक्का हो गया यहाँ पे देखो। और यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर लेगी और ये वाली इसको रिपेल कर देगी। ठीक है, और ये वाली इसको अट्रैक्ट कर देगी और ये वाली रिपेल कर देगी, मतलब 4 एक साइड में, 2 2 2 1, यहाँ पे फील्ड बचेगा। फिफ्थ वाले पे फील्ड 0 नहीं होगा, यानी वहां पे बचेगा और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल ही हो गए, तो यहाँ पे बचेगा 2/2 सिग्मा नॉट इंटू 2, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पे 1 वोल्ट ही आएगा, तो 1 वोल्ट ही आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ही तो है। एक कहाँ मिस हो किया हमने, पहले वाले का निकाल दिया था, यस। दूसरे वाले पे कितना आया था भाई, 0। तीसरे वाले पे लिखा 1 2 3 4 5, एक कहीं मिसिंग है गाइस, 1 2 3 4 5, नहीं ठीक तो है, ठीक तो है। एक बार फिर से चेक करेंगे, इस पे फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, सिग्मा 2, यानी सेकंड पे 0 हो रहा है। थर्ड पे एक बार फिर से देख लेते हैं, थर्ड पे सबकी वजह से, सारी प्लेट की वजह से देखना भाई। थर्ड वाले पे जो फील्ड आएगा ना, इसकी वजह से, ये पहली प्लेट है तो इधर जाएगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको, ओहो माय मिस्टेक गाइस,
ओके, तो ये वाला इसके राइट में है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी और ये वाली इसको रिपेल कर देगी और ये वाली अट्रैक्ट। तो यहाँ पे 4 2 यहाँ पे भी फील्ड बचेगा 1 वोल्ट, या भी यहाँ 1 वोल्ट, यानी V163 वोल्ट आना चाहिए। देखा भाई, खतरनाक है ना। तो मान के चलो यहाँ गलती होनी ही होनी है एक तरीके से, अगर ध्यान से ध्यान नहीं लगाया तो गलती होनी है, मतलब -2 में जाने वाला है, ठीक है, ये मान के चलो आप, ठीक है। चलो, है ना, बहुत ध्यान से देखना है, मतलब बहुत ध्यान से। ये सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं जो एग्जाम में क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा दे दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐसे ही पूछ लिया, फर्स्ट एंड लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उसने बोला 0 होगा, उसने बोला 0 होगा, तो देखते हैं 0 होगा। फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट वाली थी और ये लास्ट वाली थी, ये वाली लास्ट यानी 6th थी, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिर से निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो क्या वो 0 होगा, क्या वो 0 होगा, देखना पड़ना। देखो भाई, यहां पे देख, पहली पे ही देख लो, पता चल जाएगा, पहली पे देख लो, क्योंकि पोटेंशियल तो ऐड ही होता है। तो जब पहली पे निकालेंगे ना आप, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से रिपेल हो जाएगा, इसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगा और इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको देखने वाली होगी, तो यहां पे E1 पे जो आ रहा है वो तो आ रहा है 0, ठीक है, क्योंकि ये हाफ, ये माइनस प्लस, ठीक है, 3 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे देख लो भाई लोग, यहां पे तो इसकी वजह से रिपेल हो जाएगा और इसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इधर रिपेल हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इधर रिपेल हो जाएगा और इसकी वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको, यहां पे जो फील्ड बच रहा है, देखो ये सिग्मा बाय 2 का था पहले, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 यानी 4 एप्सिलॉन नॉट था, फिर माइनस वाले का यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट था भाई, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली का था 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस वाली का, नेगेटिव वाली की दिख रहा हूं मैं इधर, फिर इसका प्लस सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 बनेगा, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। अब इधर कितना बचेगा भाई, इस वाली का नेगेटिव और इस पॉजिटिव का, इसका पॉजिटिव का, ठीक है, तो यार 3 बचना चाहिए, तो यार 0 तो नहीं आएगा, देयर इज नॉट 0। तो अल्टीमेटली नेट पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 0.5 वोल्ट, ठीक है, 0.5 वोल्ट इसका निकल के 1 का आ रहा है, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, बट 0 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये भी आराम से पेशेंस के साथ इजी है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बॉस। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वो तो नो डाउट, वो तो बिल्कुल इजी कैटेगरी में ही जाएगा, है ना, वो तो बिल्कुल इजी, कार्नोट इंजन से रिलेटेड है, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन। अगर ये कार्नोट इंजन है ना, कार्नोट इंजन है बच्चों, और यहाँ पे हॉट रिजर्वायर होता है जो T1 हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करता है और वर्क डन हमें आउटपुट में मिलता है, और यहाँ पे सिंक होता है आपका जो लो टेम्परेचर पे होता है और हीट यहाँ पे रिजेक्ट होती है। पहले तो बनाते जाओ, क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। और हॉट रिजर्वायर में जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 1000 K, बिल्कुल। तो कितना वर्क डन मिल रहा है, इट एक्सट्रैक्ट द हीट 150 जूल फ्रॉम द पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो ये हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो भी दे रखी है 150 जूल, जो यहाँ से ले रहा है, ठीक है, ये ले रहा है हीट। और द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंजन इज बीइंग, एफिशिएंसी दे रखी है यार, एफिशिएंसी दे रखी है 0.4। तो बताओ यहाँ पे जो वर्क निकलेगा ना, वो दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीट इंजन इज फुल्ली यूज्ड टू रन अ हीट पंप, यानी यहाँ से जो वर्क मिलेगा वो एक हीट पंप है हमारे पास, हीट पंप, उसको रन कराने के लिए यूज कर लिया जाएगा। चलो बाद की बात है, पर हमें पता है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1 - T2/T1 होती है भाई। तो सबसे पहला है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन, निकाल दो, वर्क निकालना है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, और वर्क का एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम लिखे यहाँ पे, तो W/ हम क्या लिखेंगे, Q, यहां से निकाल सकते हैं भाई, है ना, वर्क निकालना है ना, या फिर आप हाँ निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी 0.4 है, वर्क कितना है भाई, निकालना है। Q1 कितनी है भाई, Q1 जो हीट सप्लाई की गई है, तो 0.4 इंटू Q1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितने दे रखी है 150, तो यहाँ 60 जूल आ रहा है, तो दिस इज द वर्क,
है ना, ये तो करेक्ट हो गया। हीट इंजन इन 1 साइकिल 60 जूल वर्क एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वर्क तो आ गया, देखो पहला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन वो यहां से निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी 0.4 दे रखी है, और जो कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर T2 मानते हैं, हाई टेम्परेचर T1 मानते हैं, तो भाई ये T2 निकालना है हमने, T1 दे रखा है हमें 1000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाएंगे तो T2/1000 लिख लेंगे आप, तो 1 माइनस 0.4 लिखेंगे तो 0.6, मल्टीप्लाई कर दो तो T2 बच्चों यहाँ 600 केल्विन आ रहा है, ये भी करेक्ट ही है, 600 केल्विन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट के जो दो ऑप्शन है वो हीट पंप से रिगार्डिंग है, तो अगर आप हीट पंप का प्रोसेस देखेंगे ना, इसका जस्ट रिवर्स होता है। अगर ये आपका हीट पंप है ना बच्चों, तो यहाँ पे हॉट रिजर्वायर जो होगा उसमें हीट को सेंड किया जाएगा, दैट इज Q1 के नाम से ले लो उसको, बस रिवर्स कर दो, है ना। और जो सिंक होगा वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, यानी T2 लो टेम्परेचर पे, और वर्क किया जाता है हीट को पंप को चलाने के लिए, और वर्क उतना ही रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है, जो हीट इंजन से मिलेगा, यानी 60 जूल। तो 60 जूल हीट यहाँ पूरा वर्क यहाँ पे यूज कर लिया गया। पहले तो ये समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, तो टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इसका सीओपी दे रखा है, हाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी दे रखा है, दैट इज 10। द हॉट रिजर्वायर हीट पंप इज एट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, तो और क्या चाहिए, तो सीओपी बच्चों होता है हाई टेम्परेचर ओवर हाई, यानी T1 हाई टेम्परेचर माइनस लो, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। सीओपी एट 10, T1 कितना है भाई, T1 हाई टेम्परेचर 300, तो 300 माइनस T2, ठीक है भाई। तो यहां से आप देख लो 3000 हो जाएगा, माइनस T2 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 2700 आ रहा है, तो 10 ऑफ T2, एक जीरो कैंसिल कर दो, 270 केल्विन आ गया। यस, जो लो टेम्परेचर होगा ना आपका हीट पंप का, वो होगा 270 केल्विन होगा हीट पंप का, जो कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर होगा, यानी लो टेम्परेचर। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर, यानी Q1 निकालनी है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। देखो यहां से जो हीट पंप से बाहर निकल रही है वो Q1 है, एंटर कर रही है, वर्क हो रहा है, और इधर तो ये सम होगा एनर्जी कंजर्वेशन, 60 प्लस Q1 लिख सकते हो आप इसको। तो Q1 कहां से निकालोगे आप भाई, Q1 कहां से निकाल सकते हो आप, सॉरी दैट इज Q2, दिस इज Q2 जो से एक्सट्रैक्ट की जाएगी, ठीक है, दिस इज Q2। तो यार Q2 को निकाल सकते हैं हम, Q2 कैसे निकाल सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए आप Q2 यानी 60, यानी उसने बोला है कि 540 जूल है भाई, तो Q2 को आप कहां से निकाल सकते हो, सीओपी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि पता है क्या है, सीओपी होता है हीट एक्सट्रैक्ट जो की जा रही है वो, और उस पर जो वर्क किया जा रहा है ना, वर्क किया जा रहा है, यही होना चाहिए। हमारे से पूछ रहा है हीट सप्लाइड टू दी हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप, हीट सप्लाइड टू दी हॉट रिजर्वायर, पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई, हाँ ठीक है, तो यहाँ से Q2 अगर निकालोगे तो 10 इंटू वर्क आ गया, तो भाई 600 जूल आ रहा है, ठीक है, तो 600 से ज्यादा ही आएगी भाई, है ना, 540 तो नहीं होगी, 600 से ज्यादा ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। हाँ यस, सो दिस इज योर आंसर, और यहाँ पे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, मतलब दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से किसी बच्चे को नहीं होती। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही लाई करेगा अगर वो जरा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ के गए होंगे। ओके, होप सो आप समझ गए होंगे, बस ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और सीओपी होता है आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हीट पंप, अच्छा Q1 मिलेगा आउटपुट, ठीक है, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट करके ये रिजर्वायर हॉट रिजर्वायर को सप्लाई करो, दैट इज Q1, तो Q1 ही आपका डायरेक्ट आ जाएगा, तो 600 जूल है ना, Q1 600 जूल, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली कर सकता था बच्चा, और इसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने थे, ढूंढ के सॉल्व करने थे। अब हम सेक्शन 3 यानी लास्ट सेक्शन की बात करेंगे, जहां पे 8 प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के थे भाई, बहुत पेशेंस के साथ ध्यान से करने थे क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे, कितनों में परेशानी हो रही है, कितना समय लग रहा है, ये सारी चीज हमने कैलकुलेट करनी थी ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था भाई न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का, राइट। तो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें है सबसे पहला, यानी जो मेरे को लगा कि इसको तो छोड़ देना चाहिए, तो मैंने छोड़ा भाई इसको, ठीक है। इसको कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, अब इसका रिजल्ट जिस बच्चे को याद होगा वो तो कर लेगा। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसको चार्ज दिया गया, तो हमें पता है सॉलिड स्फीयर अगर है आपका और उसको चार्ज देगा तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसका मास m है भाई, है ना, रेडियस इसकी r है, ये क्वेश्चन में दिया है उसने ऑलरेडी, चार्ज इस पे दे रखा है। द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, अपनी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा है एंगुलर स्पीड। जब भी कोई चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होता है ना भाई, और अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है, तो एक चीज का ख्याल रखेंगे हम यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी कभी, चलो पहले पढ़ लेते हैं, द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन
axis passing through its center and uniform angular speed omega. The ratio of magnitude of dipole moment का magnitude to the एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस। तो भाई m बाई एल, अगर आपको ये रिजल्ट याद है, आपने इसको प्रूव किया, बहुत बार किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि इसके डिपेंडेंट छोटे छोटे क्वेश्चन काफी पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, मेंस वगैरह में भी। m बाई एल यानी जब भी डाइपोल मोमेंट पूछे और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछे तो ये q बाई 2m इंटू ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, Q बाई, हाँ यही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से M निकालूंगा तो Q बाई 2M इंटू एल, ये रिलेशन एंगुलर मोमेंटम है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये रिलेशन कहीं ना कहीं या तो प्रूफ करो या फिर याद रखो। तो यहाँ पे याद रखना था, ये आपको अगर याद है तो आप ये जल्दी बना लोगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पास्ट क्वेश्चंस की तो ऑब्वियसली हमें ये कहीं ना कहीं याद रख। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या होने वाली है, देखो जब भी आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए होता था, ठीक है भाई। तो इसको सारा कुछ प्रूफ करने के बाद ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस केस में जब भी कोई चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होता है ना और वो रोटेट करता है, तो चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, उसका सारा चार्ज आउटर सरफेस पे होता है, तो इट विल ट्रीटेड लाइक अ होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाएगा जब भी हम चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। और इसका एंगुलर मोमेंटम m निकालते वक्त आप यूज करोगे बच्चों 2m इंटू आई ओमेगा होता है ना एंगुलर मोमेंटम, लेकिन आई जब लोगे तो वो होलो स्फीयर का लेना है, क्योंकि ये चार्ज है, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे होलो की तरह ट्रीट करेंगे, और वो होता है 2/3 दैट इज mr² इंटू ओमेगा। ये यहां से m निकालना है ना, तब ये करना है। और अगर प्योर आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कि एक मास बॉडी है ये, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम अगर एक सॉलिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चार्ज होगा तभी निकलेगा ना भाई, तभी निकलेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे तो फिर सॉलिड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा लेना है, ये बस ख्याल रखना था यहां से। और m बाई एल अब करना है, यानी m बाई एल अब करना है यहाँ पे q बाई 2m इंटू 2/3 mr² इंटू ओमेगा ओवर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 2/5 mr² इंटू ओमेगा। mr² आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, mr² आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल होगा, 5/3 आएगा, यानी m बाई एल इक्वल टू 5/3। सॉल्व करके देख लो जो भी आएगा भाई, उसके नियर अबाउट आपने 2 डिजिट का आंसर करना होता है, ठीक है, 1.66 के आसपास आना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इसमें यही था कि ये चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है अगर ये, तो ऑब्वियसली तभी यहां मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि चार्ज है, मोशन में आ जाएगा, करंट बनेगी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइड करने के लिए अलग से इसको एक सॉलिड बॉडी मानते हुए निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा भाई, और q बाई 2m है ना, इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली वो तो रहेगा q बाई 2m। तो इसका कोफिशिएंट ही पूछ रहा है ना, वो कोफिशिएंट ही पूछ रहा है अल्फा, तो अल्फा यही होगा इसका, दैट इज द अल्फा 5/3 यानी 1.66 इतना लगभग, ठीक है, 1.66 यानी 1.7 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसने दिया क्या है, रैंड ऑफ वैल्यू बताइए उसने बोला द वैल्यू ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, तो 1.66, ठीक है, ऐसे हम मान लेंगे उसको, डन। चलो भाई, होप सो। देखो जिसको ये क्लिक कर गया होगा तो हो गया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करने को तो इजी है लेकिन ट्रिकी है, बहुत अच्छे से ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भाई, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा देखा और मेरे को लगा बड़ा खतरनाक मेरे लिए बन जाएगा और इसमें सॉल्यूशन करना, कैलकुलेशन करना रियली डिफिकल्ट टास्क होगा, तो मैंने तुरंत छोड़ा। देखो सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी मैंने नहीं सोचा। तो क्वेश्चन नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स को देख के तुरंत थोड़ा सा फील आ जाता है कि क्वेश्चन दिखने में टफ होगा लेकिन सॉल्व किया जा सकता है अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। तो बिल्कुल मैंने इसको अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो देखो उसने आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, एन मोल्स है, तो पहले ग्राफ देख लो, उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बना रखा है कि बच्चा हिल जाए इसमें देख के, लेकिन हिलने की जरूरत है नहीं बॉस, ठीक है। तो ग्राफ देख लो भाई, यहाँ से इस तरीके की लाइन गई, फिर इस तरीके की गई, फिर इस तरीके की गई और फिर ऐसे गया, ठीक है, दिस। तो उसने पहले ही बता दिया कौन कौन से प्रोसेस है भाई। इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक आइसोबैरिक है और एडियाबैटिक है। तो जो कर्व है वो एडियाबैटिक है ऑब्वियसली। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स वाई एंड दिस इज जेड एंड दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। अब ये वीटी ग्राफ है, ये भी ध्यान रखना भाई, वीटी ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुके हैं लेकिन ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने रिवीजन भी कराया था ना वीटी ग्राफ का, तो भाई आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था, तो देख लो भाई, जल्दी से हो भी जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट डब्ल्यू एक्स एंड वाई, डब्ल्यू पे वॉल्यूम यानी यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है भाई।
और यहाँ पे भी वॉल्यूम दे रखा है, कितना है भाई 250, 125 एंड 64, ये वॉल्यूम दे रखा है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट द पॉइंट W इज सच दैट, मतलब अगर W पे हमें टेम्परेचर चाहिएगा तो यहाँ पे एक रिलेशन उसने दे दिया है भाई कि NRTW यहाँ से आप निकाल सकते हो अगर आपको चाहिएगा, तो W पे जो टेम्परेचर होगा 1/NR होगा, ऐसे समझ लो, आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसने बोला था अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द पाथ XY, जब वो एक्स से वाई जा रहा है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करी होगी, तो हीट जब भी निकालनी पड़े किसी भी पाथ में, पाथ को पहचान लो कौन सा है। पाथ है ये वाली जो लाइन है, देखो ओरिजिन से पास हो रही है, VT ग्राफ है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो टोटल हीट लेनी पड़ेगी, यानी चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। चेंज इन एनर्जी आप सब बच्चों को पता होते हैं, NFR डेल्टा T/2, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलती है, ठीक है, ठीक है सर। और वर्क डन कैसे निकालेंगे, P, वी तो है नहीं, PT ग्राफ है तो NR वाला फॉर्मूला, NR डेल्टा टेल यूज कर लेंगे भाई। तो आपको पता क्या चाहिए, देखो N एज इट इज रखो, F मोनोटोमिक है 3 हो जाएगी, R एज इट इज रखो /2, फाइनल X to Y, तो TY माइनस TX चाहिए आपको प्लस NR, और यहाँ पे भी TY माइनस TX चाहिए आपको, ठीक है भाई। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो देख लेंगे बाद में, चलो अगर सॉल्व कर सकते हो ना इसको थोड़ा सा और कर लो, क्योंकि ये वैल्यू तो दोनों में सेम ही है ना भाई। अगर ये दोनों में सेम है तो TY माइनस TX अलग कर दो, और बच्चों यहाँ 3/2 बचेगा प्लस यहाँ 1 बचेगा, यानी 5/2 बचेगा, और ये NR बचेगा, ठीक है। अब हमें TX और TY चाहिए, नहीं इस पे टेम्परेचर और इस पे टेम्परेचर चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली है बात नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपने दिमाग लगाना था बस, ठीक है, ये वाला दिमाग आपने लगाना था। तो कैसे करेंगे सर, तो देखो भाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, वॉल्यूम कहाँ पे दे रखा है भाई, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी, एक्स पे भी और यहाँ पे भी, और कौन सा आइसो बैरिक प्रोसेस है, तो PV इक्वल टू NRT यूज करो ना, PV इक्वल टू, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया ना भाई आपके पास, तो V1/V2 इक्वल टू T1/T2 कर दो। तो V1 कितना है, जहां से चले हो 125, V2 कितना है 250, और भाई T1 कितना है यहाँ पे TX, और यहाँ पे कितना है भाई TY। तो बच्चों यहां से निकाल लेंगे आप, तो ये कैंसिल हो गया, देखो 1/2 आ गया, और TX और TY आ गया, तो TY अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ TX आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको TX चाहिए, अब कुछ भी करो TX निकालो। TX कैसे निकाल सकते हो, देखो देखो कमाल हो गया ना ये। अगर आप इस वाले को देखो, W पे हम टेम्परेचर हमें पता है, W पे टेम्परेचर पता है, तो ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहां से यहां X तक अगर मैं एडियाबैटिक लॉ यूज कर लूं, है ना, क्योंकि वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर निकालना है, तो आप क्या करने वाले हैं, हम TV गामा -1, एडियाबैटिक में ये रिलेशन होता था, तो TW 1 पॉइंट हम W को मान रहे हैं और X को मान रहे हैं 2 पॉइंट, तो TX इक्वल टू आएगा V2 मतलब X और इनिशियल VW, और इसकी होल पावर है 5/3 - 1, क्योंकि गामा 4 मोनोटोमिक इतना ही होता है भाई। तो TW बच्चों बाद में देख लेंगे, TX एंड VX कितना है भाई, VXX 125 है, और ये कितना है भाई 64 है, और इसकी होल पावर बचेगी 2/3। तो बच्चों TW/TX, और यहाँ पे देख लो, इसको आप लिख सकते हो 5/4 की होल क्यूब, और क्यूब क्यूब कैंसिल तो 2 बचेगा, दिख रहा है आपको, तो दैट इज 25/16 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप TW यानी TX निकाल दो, तो TX बच्चों पता कितना आ रहा है, देखो 16/25 आ रहा है, 16/25 इंटू TW, और TW आपको पता है 1/NR है, तो 1/NR, तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास TX की, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है आपके पास TX की, और यहाँ TY 2 टाइम्स है, तो यहाँ TX ही बचेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा TX, और यहाँ बचेगा 5/2 NR, और TX की वैल्यू कितनी है भाई, ये भी देखते रहना, TX की वैल्यू है 16/25 1/NR इंटू 5/2 NR। तो बच्चों देखो, ये R कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, NR पूरा कैंसिल, कितना बन रहा है भाई, 5 आ गया ना भाई, 8। तो इसमें जो आंसर निकाला था 1.6 निकाला था मैंने, ये सही आ रहा है, देख लो एक बार, 5 बचेगा 8 बचेगा, तो 8/5 है, इतना ही आना चाहिए यार, NR कैंसिल करो यार, 16 हाँ 1.6, ठीक है, कूल है ना, कूल हो गया आंसर। तो देखो बेस्ट है ना, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एप्लीकेशन करना आना चाहिए भाई, एप्लीकेशन करना आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, एक ये क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, वो भी हो जाता भाई, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो हो भी गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13, चलो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है भाई, अगर ये अर्थ है तो इसकी ऑर्बिट में, ठीक है, उसने बोला फिक्स डिस्टेंस R1 पे
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी यहाँ पे है, सपोज करो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसकी डिस्टेंस है r1, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे सर, ठीक है। अ सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर भाई ये इधर को जा रहा होगा, जियो स्टेशनरी, इसका टाइम पीरियड t1 होगा, तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ होगा और वो इस इधर को जा रहा हो, जस्ट इसके अपोजिट है, तो समझ रहे हो आप। इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो r1 है और इसकी जो डिस्टेंस है वो r2 है, और उसमें क्लियरली बोला है कि r1 इज ग्रेटर देन r2 है, क्योंकि r1 की वैल्यू दे रखी है 1.21 r2, ये दे दिया है, ये दे दिया, बस ये ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेट्स इसका टाइम पीरियड कुछ t2 होगा, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी। ओहो, अगर आप जियो स्टेशनरी से मेजर कर रहे हो, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई, इस पे इसके रिस्पेक्ट में है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आप इसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, तो और ये एक दूसरे के अपोजिट पे है, तो याद करो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी दोनों की, सैटेलाइट की प्लस जियो स्टेशनरी को मैं जी लिख दूंगा, ऐड हो जाएंगे ना भाई ऑब्वियसली, और ये होती है 2π/t। तो जो जियो स्टेशनरी से इसका ऑब्जर्व किया जाएगा टाइम पीरियड, वो यही से मिलेगा ना, जो उसके रिलेटिव वेलोसिटी होगी 2π/t, तो हमें t निकालना है एक्चुअली, और यहाँ पे सैटेलाइट का 2π/t सैटेलाइट लिख देंगे, और यहाँ 2π/g लिख देंगे भाई, है ना, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये तो हमें पता होता है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, जो अर्थ का होगा वही रहेगा। अब ये पूरा कैंसिल, तो बच्चों यहाँ देख सकते हो 1/t इक्वल टू आएगा 1/ts प्लस 1/tg। अब यहाँ पे क्या मेन था, मेन ये तो पता है, ये नहीं पता है, और इसके लिए डिस्टेंस दे रखी है, तो याद करो कैपलर थर्ड लो, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r उसकी पावर और उसकी होल पावर 3/2 यही यूज करना था। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड हम r क्या है उसकी r2, और r2 यहां से निकालो, देखो r1 बाई दिस, यानी r1 बाई 1.21 और उसकी होल पावर 3/2। कूल है, बिल्कुल बिल्कुल कूल है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम ts इक्वल टू r की पावर 3/2 लिख दो, और 1.21 की पावर होल पावर 3/2 लिख दो, और ये किसकी वैल्यू होगी, अगर हम जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड लिखेंगे, r1 की होल पावर 3/2 लिखेंगे ना, तो t1 लिख सकते हैं इसको, यानी t1 यानी 24 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1.21, इसको 121/100 लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी है 3/2 है। कूल। अब देखो बच्चों, इसको ts इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये 24 एज इट इज रखो, ठीक है, और ये 121 और 100 को आप 11/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसकी बाहर पावर है 3/2, 2 कैंसिल होगी, तो 24/1.1 की होल पावर 3/2 आ गया ना भाई, है ना, तो ts भी आ गया, तो यहां पे पुट करना है, और यहां तो 1/t इक्वल टू आएगा 1/24 नीचे रहेगा, और 1.1 की होल पावर 3/2 ऊपर जाएगी, प्लस 1/24 कॉमन ले लेंगे, 1.1 की होल पावर 3/2 बचेगी, प्लस 1 बचेगी, ध्यान से देख लेंगे आप, ठीक है। अब t निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो t आ जाएगा बच्चों, यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखो यहाँ से t निकालेंगे आप, तो t ऊपर जाएगा 24 ऊपर जाएगा, 24 बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1.1 की होल पावर 3। बच्चों इसको सॉल्व करो, 1.1 की होल पावर 3 को जब आप सॉल्व करोगे ना, है ना, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगभग कितनी आएगी भाई, 1.34 समथिंग, 1.34 समथिंग। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, इतनी आएगी, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बन गई तो बात बन जाएगी, ठीक है, तो 24/1 प्लस 2 हाँ 1.34 ऐसे कुछ आना चाहिए, तो 24 बाई आपका 2.34 ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो उसने बोला ही है कि 24 बाई समथिंग, उसने बोला ही है p, तो p बताओ कितना होगा, तो p अप्रोक्सीमेटली इतना जाना चाहिए, p अप्रोक्सीमेटली इतना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट देख लो आप कैसे सॉल्व किया है, यही है भाई, देख लो बस यही, आपने बस ये एक दूसरे के अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो वही याद रखना था, वहीं से निकालना है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इसका टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसी से निकालेंगे, तो दिस इज द वे। तो केपलर लॉ भी उसने यूज करा लिया, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, चलो दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस में भी कराया था थर्मोडायनेमिक्स में कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, और देखो आ भी गया है। लेकिन यार मैंने इसको पढ़ा, देखा, मैंने कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं की, मुझे लगा यार पूरा चलो चेक कर लिया जाए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग, तो थोड़ा सा मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ा, कि मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छे प्रैक्टिस करके गया होगा सारे क्वेश्चन PYQ के, तो उसने पक्का किया होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने इसको छोड़ दिया है, तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया है, आगे कुछ बचा है, आगे कुछ नहीं है, आगे बचे 40 और आप देख लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ना, आप देख लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैंने माना कि नहीं चलो ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। कैलकुलेशन में अगर मैं फंस रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ।
और भाई फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और देख लो, तीनों ही क्वेश्चन देख लो आप एक साथ, ठीक है। 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए भाई, मैंने देखा, शक्ल देखी और मैंने देखा, हो गया। एक प्रोजेक्टाइल का आसान दिख रहा था, लेकिन विस्कस फोर्स आया तो वो भी थोड़ा सा मेरे को लगा इसकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होने वाली है, तो मैंने सब छोड़ दिए। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने अटैक किए भाई। अब आपके सामने है जो भी है जो मैंने किए, क्या लगता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता था? एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन में, चूंकि वो इजी था लेकिन उसमें 6 प्लेट थी, वहां पे हमारा जा रहा था कि भाई चेक करना पड़ रहा था हर चीज। बाकी क्वेश्चन मेरे को जितने भी हमने किए हैं थोड़े से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम गाइस जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। पेपर 1 जरूर लेके आऊंगा, लेकिन चूंकि डिफिकल्ट था तो सबसे पहले वो पेपर हमने चेक किया कि जो डिफिकल्ट था उसमें बच्चा कितना कर सकता था, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर तो वही होने वाला है। पेपर 1 अगर थोड़ा इजी साइड में है तो वहां से बच्चे ज्यादा क्वेश्चन कर ही लेंगे ऑब्वियसली। सो यार पेपर 1 भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन थे और आपको कट ऑफ कितनी चाहिए। तो लेट्स से जब मैंने इसको काउंट किया तो 28 मार्क्स तक यहाँ पे बन रहे थे। और अगर मैं नेगेटिव मान लूं जहां पे मैं फंस रहा था, लेट्स सी कैलकुलेशन करते हुए फंस रहा था, या एक दो लास्ट जो कौन से वाला था, पोटेंशियल वाला लास्ट वाला -150 आ रहा है, वहां पे मेरे को डाउट हो सकता है कि 300 ही होगा करेक्ट या 150 होगा। तो अगर वहां गलत हो गया तो 2 नंबर वहां पे भी हट जाएंगे। और जो प्लेटो वाला था उसमें भी अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 वोल्ट किया होता और जबकि वहां 3 वोल्ट आ रहा है तो उसमें भी 2 नंबर आप उड़ा ही दो, ठीक है। तो 4 नंबर आप अगर उड़ा दोगे तो भाई 24 तक मार्क्स आप लोगे, यानी 20 प्लस भी अगर बच्चा इसमें कर रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है फिजिक्स में, अगर कट ऑफ क्लियर करनी है। और फर्स्ट वाले पेपर में अगर वो अच्छा स्कोर 30 तक कर लेता है, चलो मैं यार मान रहा हूं, चलो वो 25 ही कर लेता है, तो भाई 45 मार्क्स उसके बड़े अच्छे हैं। केमिस्ट्री में अगर वो 50 तक चला जाता है तो बड़े अच्छे मार्क्स उसके 95 बन गए। और मैथ्स चूंकि बहुत लेंथी था, लेकिन फिर भी बच्चा अगर दोनों पेपर मिला के बात कर रहा हूं यार भाई, मैं ये केमिस्ट्री के दोनों पेपर, मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक मीडियम बच्चे की, बहुत टॉपर बच्चे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो 95 अगर वो क्रॉस कर रहा है ना भाई, और मैथ में भी अगर वो 30 मार्क्स लेके आ रहा है ना भाई, तो 5 to 125 तक वो मार्क्स आराम से कर सकता है इस पेपर में, दोनों पेपर को मिला के, है ना। एक बच्चा अगर अच्छे से PYQ सॉल्व करके गया होगा, बहुत अच्छे से नोट्स, सारे फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करके गया होगा, तो अगर मैं सेफ जोन मानूं, अगर 120 तक आप स्कोर कर रहे हो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, तो भी एंट्री मिल जाएगी इस साल, मोस्ट प्रोबेबली मिल जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर 110 गया था और उससे तो डिफिकल्टी है पेपर ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से 100 तक स्कोर जनरल में रहने वाला है, बाकी उससे नीचे ही रहने वाला है, तो एंट्री तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ होगी जनरल में उससे 20 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा होंगे तो डिसेंट से कोई ब्रांच में एंट्री मिल जाएगी। तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। सो ये मेरा थॉट था, ये मेरा, देखो जो मेरे से नहीं हो मैंने छोड़े भाई, देखो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से नहीं हो मैंने छोड़ दिया, सीधा सब कुछ आपके सामने, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन को ना, जो नीट के बच्चे देख रहे होंगे ना, अगर देख रहे हैं, तो जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, डिफिकल्ट पेपर आता है, आप मैच करा लो तुम्हारे फिजिक्स के, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। इसमें कुछ अगर देखा जाए उसके कंपेरेटिवली, जैसे कार्नो टेंजेंट का तो आसान ही था, ये भी आसान ही था, जो डायमेंशन वाला क्वेश्चन था अगर देखा जाए, है ना। और जो उसमें पोटेंशियल वाला था, 1-2 उसके भी पॉइंट, 2 ऑप्शन तो हर बच्चा कर ही लेगा, और जो 6 प्लेट वाला था, 1-2 ऑप्शन तो उसका भी हर बच्चा कर ही लेगा, ठीक है। और कौन सा किया भाई मैंने, ठीक है, बाकी में कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, और थर्मोडायनेमिक्स वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वो आईटी एडवांस लेवल के हिसाब से ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अगर नीट का बच्चा भी कर रहा है ना, तो जो पेपर देते हो ना आपने, जब भी लगे डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो भाई सेलेक्ट कर करके ढूंढो, आराम से सोचो समझो, कैलकुलेट करो, वहां एग्जाम में जाके करो आराम से। एक डिसीजन लो कि मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं और मेरे को यही करने हैं, मेरे को लालच नहीं करना है, मेरे को नेगेटिव नहीं जाना है, बस मुझे ये देखना क्या मेरा स्कोर इस पेपर में, इस पर्टिकुलर पेपर में जो डिफिकल्ट आया, पेपर 2 लेट्स सी, या नीट का कोई बच्चा दे रहा होगा कि 45 में से बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो उसको बहुत पेशेंस के साथ, अगर वो आउट ऑफ 45 20-25 प्लस क्रॉस कर जाएगा, तो 100 मार्क्स डिफिकल्ट पेपर में बहुत माने जाते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर वो हो जाते हैं। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है आगे फ्यूचर के लिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। ओके बच्चों, लालच बिल्कुल भी नहीं करना, सिलेक्शन आपकी कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग आती है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कम मार्क्स पे भी हो जाती है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।